17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार महज 1 वोट से गिर गई। इस सरकार को गिराने में जिस शख्स ने भूमिका निभाई थी वह नरेंद्र मोदी का पुराना दोस्त है। हालांकि अभी वही पुराना दोस्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। आज अनसुनी कहानियां में बात उस नेता की जिसने इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ सियासी युद्ध छेड़ा, लेकिन राजीव गांधी के खिलाफ उसने कभी कुछ नहीं बोला। आज अनसुनी कहानियां में बात सभी पार्टियों की टेंशन बढ़ाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की। बात 1999 की है। जयललिता नई दिल्ली पहुंचती हैं और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करती हैं। इस मुलाकात में जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने 3 मांगे रख दी, जिसे अटल जी ने मानने से इनकार कर दिया। इसी घटना ने ऐतिहासिक अटल सरकार के गिरने की नींव रख दी। आखिर जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ऐसी कौन सी मांग रख दी जिसकी वजह से उनकी सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। जयललिता की पहली मांग थी कि मेरे खिलाफ सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त किया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जयललिता की मांगों को मानने से इनकार किया तो जयललिता ने सुब्रमण्यम स्वामी को सरकार गिराने की जिम्मेदारी सौंप दी। दरअसल उन दिनों स्वामी अपनी उपेक्षा से दुखी चल रहे थे और उन्होंने अटल सरकार को समर्थन दे रही जयललिता की सरपरस्ती तलाश ली थी। एक तरह से स्वामी दिल्ली में जयललिता के पॉलिटिकल मैनेजर हुआ करते थे। जब अटल जी ने जयललिता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो स्वामी ने 5 सितारा अशोका होटल में चाय पार्टी का आयोजन किया। इस चाय पार्टी में जयललिता की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई। इस बैठक में अटल सरकार की रूपरेखा तैयार हुई। इस बैठक के बाद 11 अप्रैल को 11 बजे जयललिता राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गई। उन्होंने राष्ट्रपति को वाजपेयी सरकार से समर्थन वापसी का पत्र दे दिया। AIADMK ने समर्थन वापस लिया तो लोकसभा में विश्वास मत परीक्षण हुआ। बहुमत परीक्षण में वाजपेयी सरकार महज 1 वोट से हार गई और सरकार गिर गई। वाजपेयी सरकार गिरी तो कांग्रेस ने सरकार बनाने की कवायद शुरू की। कांग्रेस ने विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने सुब्रमण्यम स्वामी की मैनेजमेंट क्षमता पर सवालिया निशान लगा दिया, जिसके बाद समर्थन का पूरा गणित बिगड़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी से स्वामी की दुश्मनी उस वक्त शुरू हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई सरकार में विदेश मंत्री थे। स्वामी का दावा है कि मोरारजी देसाई उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह देना चाहते थे, लेकिन वाजपेयी ने अड़ंगा लगा दिया। इसके अलावा स्वामी ने यह भी दावा किया कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें वित्त मंत्री बनाने की बात से मुकर गए। बाद में स्वामी ने सोनिया गांधी और जयललिता के साथ मिलकर वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का सियासी करियर इस बात का सबूत है कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी में भेद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में उन्होंने जयललिता और सोनिया गांधी के बीच समझौता कराया था। यह वही जयललिता हैं जिनके खिलाफ स्वामी ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया था और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जबकि सोनिया गांधी को स्वामी फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते थे। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का विरोध करने वाले स्वामी ने राजीव गांधी को दोस्त बना लिया था। गांधी परिवार में राजीव गांधी इकलौते व्यक्ति थे जिनके खिलाफ स्वामी ने कभी कुछ नहीं बोला। इतना ही नहीं, स्वामी ने बोफोर्स घोटाले मामले में राजीव गांधी को निर्दोष बताया था और कहा था कि राजीव गांधी ने कोई पैसा नहीं लिया है, जबकि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत तक लाने वाले व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी ही हैं। सर्वोदय आंदोलन से सियासत में कदम रखने वाले सुब्रमण्यम स्वामी को 1974 में जनसंघ ने राज्यसभा भेज दिया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो स्वामी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी वारंट के बाद स्वामी 19 महीनों तक सरकार को छकाते रहे और गिरफ्त में नहीं आए, जबकि कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद स्वामी ने न सिर्फ संसद सत्र में भाग लिया, बल्कि सिख के वेश में देश से बाहर निकल गए। बात 10 अगस्त 1976 की है। सिक्योरिटी को चकमा देते हुए स्वामी पार्लियामेंट पहुंचे। इस दौरान श्रद्धांजलि के लिए मृतकों के नाम पढ़े जा रहे थे। इसी दौरान स्वामी ने जोर से चिल्लाया, आपने डेमोक्रेसी का नाम नहीं लिया, उसकी भी मौत हो चुकी है। स्वामी की आवाज सुनते ही पूरा सदन स्तब्ध रह गया। हालांकि जब तक लोग कुछ समझ पाते, स्वामी संसद से निकल चुके थे। सिख वेश में स्वामी नेपाल के रास्ते अमेरिका पहुंचे। सोनिया गांधी को कोर्ट तक खींचने वाले सुब्रमण्यम स्वामी का उनसे पुरानी दुश्मनी रही है। सोनिया गांधी से उनकी दुश्मनी की शुरुआत 1974 में हो गई थी।
1974 में उन्होंने संसद में सोनिया गांधी से जुड़ा मुद्दा उठाया था, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। उस वक्त स्वामी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सवाल पूछा कि क्या आपकी बहू सोनिया गांधी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करती हैं? और क्या उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को अपना बिजनेस एड्रेस दर्ज किया है? सोनिया गांधी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के वाहनों का बीमा कर रही हैं। इटली की नागरिक होने के कारण यह फेरा का उल्लंघन भी है। स्वामी का सवाल सुनकर इंदिरा गांधी नाराज हो गयी। कांग्रेस सांसदों ने संसद में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि अगले दिन इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया कि स्वामी सही है और सोनिया गांधी को इंश्योरेंस कंपनी छोड़नी पड़ी थी। नरेंद्र मोदी सरकार की तमाम नीतियों का विरोध करने वाले स्वामी ने 2013 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जनता पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया था। स्वामी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात 1972 में हुई थी। वहीं इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी और स्वामी का संबंध काफी प्रगाढ़ हो गया था। यही वजह है कि जब उन्होंने अपनी पार्टी के विलय का फैसला लिया तो नरेंद्र मोदी से संपर्क किया। इमरजेंसी के दौरान फरार चल रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार गुजरात की यात्रा भी की थी। जब उन्हें स्टेशन पर लेने युवा प्रचारक नरेंद्र मोदी आते थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ मुखर रहने और इमरजेंसी के दौरान उनके साहसिक किस्सों ने उन्हें आरएसएस प्रचारकों का हीरो बना दिया था। 2013 में जब भाजपा में प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा चल रही थी, तो उस वक्त स्वामी ने खुलेआम नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। लेकिन बीतते वक्त के साथ स्वामी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी मुखर हो गए। एक बार तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। सियासत के माहिर खिलाड़ी सुब्रमण्यम स्वामी का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। जब भी उन्हें कोई चुनौती दी जाती है तो वे उसे फौरन स्वीकार कर लेते हैं और कम समय में पूरा करके भी दिखा देते हैं। ऐसा ही एक वाकया है जब स्वामी को चीन की मंदारिन भाषा को महज 1 साल में सीखने की चुनौती दी गई थी। दरअसल मंदारिन भाषा को दुनिया की सबसे मुश्किल भाषाओं में से एक माना जाता है। स्वामी ने 1 साल के चैलेंज को महज 3 महीने में पूरा करके दिखा दिया। मंदारिन पर मास्टरी हासिल करने के बाद चीन को लेकर स्वामी की पकड़ और मजबूत हो गई। यही वजह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक ड्रैगन से जुड़े मसलों पर स्वामी की राय लेते थे। स्वामी का सियासी करियर जितना मसालेदार रहा है, उनकी प्रेम कहानी उतनी ही रोमांचक। हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता की छवि के तौर पर पहचाने जाने वाले स्वामी ने पारसी गर्लफ्रेंड से लव मैरिज की है। उनकी पत्नी का नाम रोक्सना है। दोनों की मुलाकात 1964 में उस वक्त हुई थी जब रोक्सना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। स्वामी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। रविशंकर म्यूजिक कंसर्ट के टिकट सेल के दौरान स्वामी और रोक्सना की मुलाकात हुई। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मुलाकात के 2 साल बाद 10 जून 1966 को स्वामी ने रोक्सना से शादी कर ली। मजेदार बात यह है कि दोनों की शादी अमेरिका में हुई और शादी चीनी पंडित ने कराई। स्वामी ने चीनी पंडित को $40 देकर शादी रचाई थी। 15 सितंबर 1939 को तमिलनाडु के मायलपुर में हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे सुब्रमण्यम स्वामी के पिता का नाम सीतारमण सुब्रमण्यम था। पिता सीतारमण भारतीय सांख्यिकी सेवा में अधिकारी थे, तो माता पद्मावती घर का कामकाज संभालती थी। स्वामी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। महज 24 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी पूरी कर ली। इससे पहले उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित में मास्टर्स किया था। हार्वर्ड से पीएचडी पूरा करने के बाद 27 साल की उम्र में स्वामी ने हार्वर्ड में पढ़ाना शुरू कर दिया। दिल्ली लौटने के बाद स्वामी ने 1969 में आईआईटी दिल्ली में पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान स्वामी ने तमाम सरकारी नीतियों पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिए। अपने लेक्चर में स्वामी ने पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करने और विदेशी फंडिंग पर निर्भरता को घटाने की वकालत करने लगे, जिसके चलते इंदिरा गांधी स्वामी से नाराज हो गई। दरअसल इंदिरा राज में ऐसा सोचने का मतलब था कि अमेरिकी नीति के पक्ष में खड़ा होना। इंदिरा स्वामी के तर्कों से असहमत थी। उन्होंने स्वामी के तर्कों को खारिज करते हुए कहा था कि स्वामी ऐसे सांता क्लॉज है जिनकी पोटली में सिर्फ अवास्तविक विचार भरे हैं। इंदिरा गांधी की नाराजगी की वजह से 1972 में स्वामी की आईआईटी दिल्ली की नौकरी चली गई। आईआईटी दिल्ली से स्वामी के निकाले जाने के बाद जनसंघ ने उन्हें हाथों हाथ लिया और राज्यसभा सांसद बनाकर भेज दिया। वहीं स्वामी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 1991 में फैसला उनके हक में आया। कोर्ट से जीतने के बाद स्वामी एक दिन के लिए आईआईटी दिल्ली गए और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्वामी 1974 से लेकर 1976 तक राज्यसभा सांसद रहे। आपातकाल के बाद जब 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो स्वामी पहली बार सांसद बने। 1980 में वो फिर से लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1988 और 1994 में वो राज्यसभा पहुंचे। 1990-91 में चंद्रशेखर की सरकार में स्वामी को कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ साथ कानून और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।
इससे पहले वो 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी रहे। 1990 के बाद वे जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। वहीं 2013 में उन्होंने जनता पार्टी का बीजेपी में विलय कर लिया। सियासत में स्वामी के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नरसिम्हा राव की सरकार के समय विपक्ष में होने के बावजूद भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल था। ऐसा माना जाता है कि स्वामी के शुरू किए गए आर्थिक सुधारों को मनमोहन सिंह ने ही आगे बढ़ाया था। दरअसल प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान स्वामी ने आर्थिक सुधारों की नींव रखी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।